इसके बाद सेकंड पे हमारे पास आ जाता है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर आपको वर्ड से ही ज़ाहिर है, रीनल मीन्स किडनी, फेलियर मीन्स फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। ठीक है, किडनी जो है अपना काम नहीं कर सकती। लेकिन कोई भी आप जब पैथोलॉजी पढ़े ना, तो आपको उसके लिए नॉर्मल बात बताना चाहिए। नॉर्मल फंक्शन किडनी का क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये दो ही काम हमने किडनी के पढ़े। ठीक है, तो जब किडनी फेल हो जाएगी तो किडनी जो है बॉडी से अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजनस या अनवांटेड सब्सटेंस बॉडी में रहने लग जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन इन विच देयर इज अ रिडक्शन इन एबिलिटी ऑफ अ किडनी टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन यूरिन, so nitrogenous waste start accumulating in blood। ठीक है, कंडीशन, वो कंडीशन जिसमें किडनी की एबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि वो बॉडी के फ्लूइड को फिल्टर कर सके, जिसकी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी में रहने लग जाए। दिस इज कॉल्ड रीनल फेलियर। सिम्टम्स क्या है हमारे पास? सिम्टम्स जो है वो है नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, नोजिया मतलब जो उल्टी जैसा फील होता है ना हमें, वो होता है नोजिया, वीकनेस, ब्रेथलेसनेस, और इन सीवियर केसेस इट विल लीड टू द कोमा एंड डेथ। कोमा भी करा सकते हैं, क्योंकि देखिए अमोनिया कितना टॉक्सिक है, इसके अलावा और भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो जब ये ब्रेन तक पहुंच जाएगी तो ये कोमा और डेथ भी करवा सकती है। तो रीनल फेलियर के अब हम प्रोसीजर्स पढ़ लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट दो ही हो सकते हैं, या तो डायलिसिस या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट। या आप पूरी किडनी निकाल के दूसरी किडनी इसमें ट्रांसप्लांट कर दें, या तो फिर आप आर्टिफिशियल एक मशीन लें। आर्टिफिशियल डायलिसिस में क्या होता है? डायलिसिस में क्या होता है कि जो काम नेचुरली हमारी किडनी कर रही होती है वो हम आर्टिफिशियली एक मशीन के जरिए से कर रहे होते हैं। तो डायलिसिस इज अ टेक्निक टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी एज अ ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर। ठीक है, टेक्निक है जिसके जरिए से हम बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, क्योंकि किडनी तो आपकी काम नहीं कर रही, तो हम डायलिसिस के थ्रू ये काम करवाते हैं। अब इसमें भी दो तरह की डायलिसिस आती है, एक आती है हीमोडायलिसिस, दूसरी आती है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पहले हम हीमोडायलिसिस डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस टाइप यूज ऑफ किडनी मशीन और एन आर्टिफिशियल किडनी कंटेनिंग फ्लूइड ऑफ केयरफुली एडजस्टेड composition called the dialysate. During the hemodialysis, blood from the body is pumped repeatedly through the tube of partially permeable membrane bathed in dialysate. While passing through a dialysis machine, nitrogenous waste and salt are diffused out from the blood into the dialysate through a dialysis membrane. Then blood is returned to the circulation. It goes for 6 to 10 hours and 3 times a week. देखिए हीमोडायलिसिस में क्या है? हीमोडायलिसिस में सिंपल हम क्या करते हैं कि एक जार है, सपोज करें, उसके अंदर क्या है? डायलिसिट फ्लूइड है। ठीक है, जो फ्लूइड है उसको हम क्या कह रहे हैं? डायलिसिट। उसकी कंपोजिशन सेम है, जैसे कि अगर किडनी में फ्लूइड होता है उसी कंपोजिशन का वो फ्लूइड है, जैसे हम कह रहे हैं डायलिसिट। उसकी जो सराउंडिंग वॉल्स है वो क्या है? पार्शियली परमिएबल है। ठीक है, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ब्लड जो है बॉडी से पंप होगा, उस एक जैसे डायग्राम में दिख रहा है ना, एक एरो से जो है ब्लड पंप होके जा रहा है, बीच में ये डायलिसिंग फ्लूइड है, उसके अंदर जब ये ब्लड जाएगा ना हमारे पास, तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है, नाइट्रोजनस वेस्ट और अनवांटेड सब्सटेंस, वो सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और दूसरी पाइप के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और जो फ्रेश फ्लूइड है और बिल्कुल जो फिल्टर फ्लूइड है वो हमारे पास दूसरी ट्यूब के जरिए से बॉडी में दोबारा इंसर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक ट्यूब से हम बॉडी से ब्लड निकालेंगे, फिर डायलिसिंग मशीन से जब वो पूरा प्रॉपर फिल्टर हो जाएगा तो सेकेंड पाइप के थ्रू फ्रेश फिल्टर फ्लूइड जो है दोबारा बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। ये होता है हीमोडायलिसिस। इसके बाद आता है पेरिटोनियल डायलिसिस। इट रिक्वायर्स एन एब्डोमिनल इंसिजन थ्रू विच अ कैथेटर इज पास इनटू द पेरिटोनियल कैविटी. Dialysate from a bag attached to a catheter passes into the cavity where it is left for several hours. As a result, waste from blood vessels seep through a peritoneal membrane into a cavity and mixes with the dialysis. Fluid is then allowed to drain out through the catheter and into the empty dialysate bag. This whole process takes about 1 hour and is repeated during day or overnight. देखें, पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि इसमें हम एब्डोमिनल कैविटी में इंसिजन देते हैं और कैथेटर जो होता है ना, यूरिन पाइप जो कहलाता है, यूरिन पाइप के साथ एक बैग अटैच करते हैं जिसको हम कहते हैं डायलिसिट बैग। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? डायलिसिट फ्लूइड हो जाता है, मौजूद होता है। उसको हम पेरिटोनियल कैविटी में कुछ आवर्स के लिए
प्लेस कर देते हैं, ठीक है। वो बैग जो है हमने पेरिटोनियल कैविटी में कुछ आवर्स के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ना, वो नेचुरली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो जितना भी जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है या जो भी सारा कचरा होता है वो सब उस डायलिसिस बैग में आ जाता है। फिर टाइमली हम क्या करते हैं, उस बैग को रिमूव कर लेते हैं कैथेटर के थ्रू और सारा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं। ये जो होल प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट 1 आवर लेता है, या हम ओवरनाइट में भी ये कर सकते हैं। अब हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में ज़्यादा इफेक्टिव जो है ना वो हीमोडायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस थोड़ा लेस इफेक्टिव है, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस का 2-3 फायदे ये हैं कि एक तो ये लेस एक्सपेंसिव है, ऊपर से पेशेंट जो है वो ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं इसको। इसके अलावा जो ये लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, उसमें देखें 6 to 10 आवर्स चाहिए होते हैं, इसमें 1 आवर चाहिए होता है, और वो वीक में 3 बार कराना पड़ता है। ये लॉन्ग टाइम के लिए चलता है पेरिटोनियल डायलिसिस। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में सिर्फ एक जो होता है वो ये होता है कि एब्डोमिनल इन्फेक्शन का खतरा होता है। नाउ किडनी ट्रांसप्लांट इन यंग पेशेंट हैविंग किडनी फेलियर, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ हेल्दी किडनी Transplantation of a healthy kidney that is preferable to a dialysis as long-term solution. It is successful in 80% of the cases. किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? सिंपल, हम किसी भी यंग डोनर की किडनी जो किडनी डोनेट करना चाहता हो उसकी किडनी क्या करते हैं, लेके जो अनहेल्दी पर्सन है उसमें किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोसीजर है। 80% केसेस में क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एज देखनी पड़ती है, कोई डिस्ट्रैक्टर्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो लेकिन ये कि किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो आप डायलिसिस से बच सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट किडनी प्रॉब्लम्स। Here is the last part of our chapter, that is thermoregulation. So what is thermoregulation? Thermoregulation is the maintenance of temperature within the normal range. आपको याद होगा होम्योस्टेसिस में हमने 3 एस्पेक्ट्स पढ़े थे। एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस में ऑस्मोरेगुलेशन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सक्रीशन वो भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड द लास्ट पार्ट इज थर्मोरेगुलेशन। सो पहले हम थर्मोरेगुलेशन एनिमल्स में डिस्कस करेंगे, देन हम थर्मोरेगुलेशन ह्यूमन में डिस्कस करेंगे। Animals can be divided into 2 categories on the basis of their thermal characteristics. Number 1 is cold-blooded animal and the number 2 is warm-blooded animal. Now, cold-blooded animals or poikilotherms, those animals whose body temperature changes in accordance with the changes in environmental temperature. Environmental in animals के अंदर ये ability होती है कि अपने temperature को change कर सकें, अपने environment के लिहाज से अपने body temperature को change कर लें, वो क्या कहलाते हैं, cold-blooded animal. इसकी example में invertebrates, fishes, shark ये सब आ जाते हैं. Then homeotherms are warm-blooded, those animals who have constant body temperature independent from environment. इनका बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे जब बाहर सर्दी हो, गर्मी हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो, लो हो, इनका बॉडी टेम्परेचर एक ही रेंज में रहता है। ये वाले एनिमल्स क्या कहलाते हैं, वार्म ब्लडेड। इसमें मैमल्स और बर्ड्स आ जाते हैं। These terms are now discarded because many poikilotherms maintain constant body temperature, so they are replaced by following terms. अब ये टर्म्स जो है वो डिस्कार्ड हो गई, ओल्ड टर्म्स है, क्योंकि कुछ पोइक्लोथर्म्स ऐसे भी हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सी 2 टर्म्स आ जाती हैं, एक आती है एक्टोथर्म्स, दूसरी आती है एंडोथर्म्स। Ectotherms, those animals who absorb heat from the environment. They have behavioral means of thermoregulation. Endotherms are those who generate their own heat energy. They have physiological as well as behavioral means of regulation. ठीक है, एक्टोथर्म और एंडोथर्म। एक्टोथर्म वो एनिमल होते हैं जो आउटसाइड से हीट एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट से हीट ले रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्टोथर्म। और जो अपनी बॉडी में खुद हीट जनरेट कर रहे हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास एंडोथर्म कहलाते हैं, ठीक है। एंडोथर्म जो है अपनी हीट खुद जनरेट करते हैं, वो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन से अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, एंडोथर्म। जैसे कि बिहेवियरल चेंजेस क्या होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस ये होते हैं कि बहुत सर्दी है तो वो सन बाथ ले रहे हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि इनकी बॉडी में खुद फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं जो कि हीट को मेंटेन करते हैं। मतलब अगर सर्दियां हैं तो वो बॉडी में हीट कंजर्व करेंगे, और अगर गर्मी है तो बॉडी से हीट को रिलीज आउट करेंगे, जैसे कि पर्सपायरेशन वगैरह। ये कहलाते हैं behavioral and physiological means. So this is all about thermoregulation in animals.
Now thermoregulation in mammals. So do you guys remember what is thermoregulation? Thermoregulation is the maintenance of temperature within the normal range. तो आइए हम रेंज देख लेते हैं क्या है। मैमल्स की अगर हम टेम्परेचर रेंज देखें तो वो 36 से 38 डिग्री सेल्सियस है, और बर्ड्स की रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, वो 41 to 43 डिग्री सेल्सियस है। तो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर दे हैव टू रेगुलेट हीट लॉस और हीट कंजर्वेशन। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये हीट लॉस करते हैं या फिर हीट बॉडी में कंजर्व करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। नाउ थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन कोल्ड टेम्परेचर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इन कोल्ड टेम्परेचर एनिमल्स हैव टू इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, दे डू सो बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। नंबर 1 बिहेवियरल मैकेनिज्म, नंबर 2 फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर में अपनी बॉडी में हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं। तो ये दो तरीके से करते हैं, एक तो बिहेवियरल मैकेनिज्म है, दूसरा क्या है फिजियोलॉजिकल। बिहेवियरल क्या है, आप कॉमन सेंस यूज करें कि अगर सर्दियां हैं और हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम स्वेटर्स पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, एक्स्ट्रा क्लोथ पहनेंगे, हीटर्स लगाएंगे, वार्मर लोकेशंस पे जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या आ जाते हैं बिहेवियरल मैकेनिज्म। देन कम टू द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में दो आ जाते हैं, एक आता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, एक आता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो पहले हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास 3 सब पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज इरेक्शन ऑफ हेयर, hairs are raised to a vertical position due to the contraction of the erector pili muscle in skin. In furry animals, here is vertical position trap thick layer of stationary air which reduces the heat loss from the skin. क्या होता है, सर्दियों में वैसे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बाल बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, चाहे वो हाथ के हों चाहे वो हेयर्स के हों, बाल इरेक्ट हो जाते हैं। इरेक्शन मतलब खड़ा हो जाना। तो हेयर्स क्या हो जाएंगे, इरेक्ट हो जाएंगे। जब हेयर्स इरेक्ट हो जाएंगे तो उनके दरमियान जो एयर होगी वो एयर को ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, एयर ट्रैप्ड होगी जिसकी वजह से बॉडी से हीट लॉस नहीं हो सकेगी। वो जो एयर की लेयर जो ट्रैप हुई है ना, वो इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी और बॉडी से हीट को रिमूव होने नहीं देगी। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हीट रहेगी, और सर्दियों में हमें हीट की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, then reduction in blood flow towards the skin, narrowing of arterioles or vasoconstriction occur to a lesser blood flow is supplied towards the body surface to conserve the body heat. क्या होता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन मतलब जो आर्टीरियोल का डायमीटर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, वो सुखड़ जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से कम ब्लड फ्लो होता है। क्योंकि जब भी हमारे पास ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है ना, तो आप कभी देखिएगा कोई ऐसा एरिया हो स्किन का जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा हो, तो वहाँ पे आप हाथ लगाएंगे ना, वो हॉट भी हो रहा होगा, क्योंकि जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो वो अपने साथ साथ हीट भी रिलीज आउट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, कम ब्लड फ्लो होगा और कम हीट रिलीज होगी, और बॉडी में हीट ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रहेगी। Then subcutaneous fat accumulation. Fat is stored in adipose tissue below the skin. It is a bad conductor, so it serves as a means for conserving heat. It is particularly very important for survival of aquatic mammals like seals and whales. सबकुटेनियस फैट एक्यूमुलेशन, स्किन के नीचे फैट की लेयर डिपोजिट होना शुरू हो जाएगी, या एडिपोज टिश्यू में फैट क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, जो कि बैड कंडक्टर है और ये हीट को कंजर्व करेगा। ठीक है, फैट स्टोर होगा जो कि हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी तो वो फैट क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा और हमें हीट जो ना फॉर्म करेगा। अच्छा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसमें है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है लाइक सील्स एंड व्हेल्स। Then come to the shivering thermogenesis. In cold condition, muscle tone which is under nervous control tend to rise. If cold continues, the shivering begin with generate heat in muscles. Under persistent cooler condition, the basal metabolic rate is raised in short term by secretion of hormone adrenaline and in long term by thyroxine. Shivering thermogenesis में क्या है, कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, मसल टोन इंक्रीज हो जाती है जो कि नर्वस कंट्रोल में होती है। मसल टोन, शिवरिंग का मतलब आपको पता है कपकपाना। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में होता भी यही कि आपकी मसल टोन ना इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो आपकी मसल्स में हीट जनरेट कर रही होती है। और अगर परसिस्टेंट मतलब कूलर कंडीशन है, जैसे जो कूलर एरियाज हैं, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज वगैरह जो हैं,
तो यहाँ पे क्या होता है, परसिस्टेंट कूलर कंडीशन होती है, तो इनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो एंड में हीट भी जनरेट होती है, जितना मेटाबॉलिज्म होगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो अमूमन वैसे भी सर्दी में मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, ठीक है। तो लेकिन इनमें क्या है, परसिस्टेंट कूलर कंडीशन की वजह से मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अगर वो किसके ज़रिए से होगा, हार्मोन्स के ज़रिए से होगा। शॉर्ट टर्म में हार्मोन जो काम करेगी वो एड्रीनलिन काम करेगी, ठीक है, जिस एड्रीनलिन जाके हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगी। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो थायरॉक्सिन काम करेगी, जो कि वो भी यही काम करेगी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर देगी ताकि मोर एंड मोर हीट जनरेट हो। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.